अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। हमने डिटेल से पढ़ना है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। उससे पहले आपको रेडिएशंस के बारे में कुछ बताना है। हम जानते हैं रेडिएशन की टोटल 3 टाइप थी, अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन। तो पहले तो इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं थोड़ी सी हम। जो अल्फ़ा रेडिएशन है ना, इसका मास है 4 और इसका एटॉमिक नंबर है 2। ये इक्वल होती है हीलियम के न्यूक्लाई के। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो अल्फ़ा का मास है वो हमारे पास है 4 और अल्फ़ा का जो एटॉमिक नंबर है या चार्ज नंबर है वो हमारे पास होता है 2। तो जब किसी भी एटम में से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके मास में 4 की कमी आएगी और उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी। अब इसी तरह से हमारे पास बीटा रेडिएशंस है। बीटा रेडिएशन का मास तो कुछ नहीं होता, इसका चार्ज होता है -1। तो ये इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन्स के, यहाँ पर E-1। तो इसका जो मास है वो 0 के बराबर होता है, ना होने के बराबर होता है, 0 तो नहीं होता, ऑलमोस्ट 0 होता है। और इसका जो चार्ज है वो होता है -1। इसका मतलब बीटा पार्टिकल जब किसी भी एटम में से एमिट करेंगे तो उसके मास पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके चार्ज में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस में माइनस हो जाएगा तो ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन का ना तो कोई चार्ज होता है ना ही कोई मास होता है, ये न्यूट्रल होती हैं। अब इसका जो मास है वो 0 और इसका जो चार्ज नंबर है वो भी क्या होता है, 0 होता है। गैमा रेडिएशन अकेली नहीं एमिट होती, या तो ये अल्फ़ा के साथ एमिट होती हैं या ये बीटा के साथ एमिट होती हैं। अब जब भी किसी एटम में से रेडिएशन एमिट होती हैं तो अब वो एटम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, मतलब कि उसके मास में भी कमी आती है और उसके चार्ज में भी कमी आती है। तो जब एक एटम के मास और चार्ज में कमी आएगी तो वो और एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस अमल को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। लेट करते हैं कि एक एटम है एक्स। अब जाहिर सी बात है जब उसमें से रेडिएशन निकलेंगी तो उसके चार्ज में भी कमी आएगी, मास में भी, तो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा वाई के अंदर। वाई एक और एटम है, तो एक एटम का दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाना जब उनमें से रेडिएशन निकलें तो इस अमल को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसमें कन्वर्ट होने से पहले जो एटम होता है उसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और कन्वर्ट होने के बाद जो नया एटम बनता है उसे बोलते हैं हम डॉटर न्यूक्लियाई। तो अब पेरेंट का डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होना, इस अमल को बोलेंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन की एमिशन की वजह से एक न्यूक्लियाई का दूसरे में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन की हुई है मैंने। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन द स्पॉन्टेनियस कंटिन्यूस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई, अनस्टेबल वो होगा जिसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलेंगी, तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई, वो नए न्यूक्लियाई में चेंज होगी, उसमें रेडिएशन की वैल्यू कम होगी। जिसमें से रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकल रही होती है वो अनस्टेबल होता है, जिसमें रेडिएशन कम निकल रही है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब पेरेंट न्यूक्लियाई स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, किसकी वजह से, जब रेडिएशन निकलती है। तो इस अमल को बोलते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में भी आगे केस है कि अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे तो क्या होगा, बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो क्या होगा, और गैमा पार्टिकल निकलेंगे तो क्या होगा। जब अकेले अल्फ़ा पार्टिकल किसी न्यूक्लियाई में से निकलते हैं तो इसको बोलते हैं अल्फ़ा डीके। इसी तरीके से जब बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो इसे बोलते हैं बीटा डीके, और जब गैमा पार्टिकल निकलेंगे तो इसे बोलेंगे गैमा डीके। तो सबसे पहले हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अल्फ़ा डीके को। तो हम उसके लिए लेट करते हैं दो न्यूक्लियाई। जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसको हम एक्स से लेट कर लेते हैं, जो डॉटर न्यूक्लियाई है उसको हम वाई से लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अल्फ़ा डीके को। अब उससे पहले ना, अभी बताया मैंने आपको कि जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियाई में से निकलेगा तो उसके मास के अंदर 4 की कमी आएगी और उसके चार्ज में 2 की कमी आ जाएगी। तो जनरल इक्वेशन बताता हूँ। लेट करते हैं कि एक एलिमेंट है एक्स, उसका मास है ए और उसका चार्ज है जी। जब उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं ना, तो हम उसको ऐसे कह देते हैं He42। ये इसमें से He42 निकल गया। अब जो
इसके निकलने के बाद जो नया एटम बनेगा, जाहिर सी बात है अल्फ़ा पार्टिकल निकलने के बाद एक्स एक्स तो नहीं रहेगा, इसका मास और चार्ज चेंज हो गया है। तो फ़र्ज़ करें नया जो एलिमेंट बनेगा वो वाई है। अब उसका मास में 4 की कमी आएगी और उसके चार्ज में 2 की। तो जो नया एटम बनेगा उसमें उससे 4 कम होगा मास और उसका चार्ज उससे 2 कम होगा, और इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो ये एक जनरल इक्वेशन है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल किसी भी एटम में से निकलते हैं तो उसके एटम जो नया एलिमेंट बनता है उसमें मास के अंदर 4 की कमी होती है और चार्ज के अंदर 2 की। अब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम रेडियम की। हमारे पास रेडियम एक एलिमेंट है, उसका जो हमारे पास मास होता है वो होता है 226 और रेडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 88। अब जब इससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, एमिट होंगे, अल्फ़ा डिके होगी रेडियम में से, तो हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगी He42। अब जो नया एलिमेंट बनेगा, अभी वैसे हमें नहीं पता हो कि नया एलिमेंट क्या है, बस हम ये बताएंगे कि नए एलिमेंट का मास क्या होगा, नए एलिमेंट का चार्ज क्या होगा। अब 226 में से 4 माइनस हो जाएगा, या जैसे कि मैंने बताया था ना, जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें रियल में से 4 माइनस हो जाता है, तो 226 में से 4 को माइनस कर दें तो जो नया न्यूक्लियाई बनेगा उसका मास क्या होना चाहिए, 222 होना चाहिए। और जो उसका एटॉमिक नंबर है, हमने देखा था एटॉमिक नंबर में से क्या माइनस हो जाता है, 2 माइनस हो जाता है। तो 88 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 86 बनेगा। अब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है, रेडॉन गैस का। तो रेडियम किसके अंदर कन्वर्ट हो गई है, रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो गई है, और इसी के साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एक एग्जांपल है अल्फ़ा डिके की कि जब रेडियम में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं तो रेडॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से है बीटा डिके। अब बीटा डिके के अंदर क्या होता है, बीटा मैंने अभी बताया था, यहाँ पर जो बीटा है वो इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, उसका जो मास है वो 0 होता है और चार्ज उसका -1 होता है। तो अब लेट करते हैं एलिमेंट है x, मास है a, चार्ज है z। जब उसे बीटा पार्टिकल एमिट होंगे, बीटा पार्टिकल मीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका चार्ज, मास तो कुछ नहीं होता, उसका चार्ज -1 है। अब जो नया एलिमेंट बनेगा वो होगा y। अब एटॉमिक नंबर में से 0 माइनस हो तो a माइनस 0 a ही होता है, तो यानी कि उसका जो मास है वो a ही रहेगा, मास में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो मास उनका नहीं है, तो इसलिए पहले वाले का मास ही रहेगा। अच्छा, चार्ज में कमी किसकी आ रही है, -1 की। तो यहाँ एक गौर करना कि हमारे पास चार्ज है z, उसमें जो कमी आ रही है वो -1 की आ रही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो z+1 हो गया। तो जो नया एलिमेंट बनेगा उसका चार्ज क्या होगा, 1 ज़्यादा होगा पहले वाले से, और इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये एक जनरल इक्वेशन बन गई है बीटा डिके की। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी से इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हम ले लेते हैं कार्बन 14। जब इसमें बीटा डिके होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसका मास 0, चार्ज -1। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, बीटा पार्टिकल निकलने के बाद, अब 14 में से 0 चला गया, तो जो नया एलिमेंट जो भी बनेगा उसका मास 14 ही रहेगा। चार्ज के अंदर से -1 माइनस होना है, तो 6 - 1, हम जैसे कि ऊपर इक्वेशन में देखो z+1 होना था, तो ये z में जो भी z6 है इसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7। अब 7 जो एटॉमिक नंबर है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो जो नया एलिमेंट बना है वो नाइट्रोजन बना है, और इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। तो अब कार्बन जो है, जब इससे बीटा डिके होती है तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन के अंदर, और इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी भी रिलीज़ होती है। तो ये था हमारे पास बीटा डिके। लास्ट हमारे पास है गैमा डिके।
उसके लिए भी एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, गैमा जो है ना तो इसका कोई मास है ना ही इसका कोई चार्ज है। इसका मतलब गैमा पार्टिकल निकलेंगे तो फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। असल में गैमा पार्टिकल बेसिकली एनर्जी होती है। गैमा पार्टिकल कभी भी अकेले एमिट नहीं होते, ये अल्फ़ा या बीटा के साथ ही एमिट होते हैं। गैमा असल में फोटॉन्स होते हैं, ये एनर्जी होती है, ये पार्टिकल्स नहीं होते। तो उसकी मतलब कि एक है न्यूक्लियाई के अंदर गैमा पार्टिकल एमिट हो गए तो इसका मतलब उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, फोटॉन्स की फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में। तो उसके लिए हम एक एलिमेंट फ़र्ज़ करते हैं एक्स ए जी। अब इसके ऊपर स्टार लगा देते हैं। अभी स्टार लगाने का मकसद है कि इसमें एनर्जी है। जब उसे गैमा पार्टिकल एमिट होंगे तो ए में से 0 को माइनस कर दें तो ए ही रहेगा, और z में से 0 को माइनस कर दें तो z ही रहेगा। मतलब a और z है ना, एटॉमिक नंबर चेंज हुआ ना मास नंबर चेंज हुआ, तो x भी x ही रहेगा, एटम भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब इसमें से गैमा पार्टिकल निकल गए हैं तो इसके अंदर से एनर्जी खारिज हो गई है। अब यहाँ पर स्टार था तो यहाँ से स्टार गायब हो गया। इसका मतलब यह है कि एनर्जी यहाँ से एमिट हो गई है। तो अब ये हमारे पास रिएक्शन है और साथ में और एनर्जी भी निकलती है। वो हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है। अब जनरल इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं कोबाल्ट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर है कोबाल्ट, इस पर स्टार बना दिया, इसके अंदर एनर्जी है। तो जब इससे गैमा पार्टिकल निकल जाएंगे तो ये कोबाल्ट ही रहेगा 6027। लेकिन अब इसमें से एनर्जी निकल गई है तो इसके ऊपर से स्टार गायब कर देंगे और ये साथ में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास था गैमा डीके। गैमा डीके अकेला नहीं होता, ये या तो अल्फ़ा के साथ एमिट होते हैं या बीटा पार्टिकल के साथ एमिट होते हैं, और ये एनर्जी होती है। गैमा रेज़ के निकलने से मास और चार्ज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता।